पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल कंप्लीट कर चुके हैं। क्रेब्स साइकिल से पहले हम लोग ग्लाइकोलिसिस पढ़े थे। ग्लाइकोलिसिस के दौरान एक ग्लूकोज से 2 NADH2 मॉलिक्यूल बना था। जब हम ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड पढ़े थे तो हर पायरुविक एसिड से एक NADH2 और ग्लाइकोलिसिस में पायरुविक एसिड 2 बना था, तो इससे भी 2 NADH2 बना था। क्रेब्स साइकिल में एक बार चलने पर 3 NADH2 बनता है और एक ग्लूकोज के लिए क्रेब्स साइकिल को 2 बार चलना होता है, यानी टोटल 6 NADH2 बनता है। यही नहीं, क्रेब्स साइकिल में एक बार में एक FADH2 बनता है। एक ग्लूकोज के लिए क्रेब्स साइकिल 2 बार चलती है तो टोटल FADH2 2 FADH2 बनता है। ये कोएंजाइम है जो रिड्यूस हुए हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एरोबिक मेटाबॉलिज्म और इनके चलते कुल संख्या 12 बनी। 2 4 6 2 2 4 6 10 2 12। इन 12 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन वापस लिया जाएगा और उसी से चलाया जाएगा ETS, यानी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ETS इज ऑक्सीडेशन ऑफ NADH2 एंड FADH2। ETS में इलेक्ट्रॉन का स्रोत FADH2 है या फिर NADH2 का ऑक्सीडेशन है। यह इलेक्ट्रॉन इनसे निकलने के बाद जिसके सहारे ट्रांसपोर्ट होगा उसका नाम साइटोक्रोम। साइटोक्रोम फाइनल जिसको देगा इलेक्ट्रॉन वो है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेने के बाद जिसमें कन्वर्ट हो जाएगा दैट इज वाटर। ये मूल बातें याद रखनी है। ETS में इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा? ऑक्सीडेशन से आएगा। किसके ऑक्सीडेशन से? NADH2 और FADH2 के। एक ग्लूकोज के लिए ETS कितनी बार चलती है? 12 बार चलती है। ETS NADH2 के लिए कितनी बार चलती है? 2 4 2 2 4 6 10 बार चलती है। FADH2 के लिए ETS कितनी बार चलती है? 2 बार चलती है। ETS में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? साइटोक्रोम करता है। साइटोक्रोम में कौन सा एलिमेंट इस इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है? आयरन। फाइनल साइटोक्रोम कौन सा इलेक्ट्रॉन लेने वाला? अंतिम साइटोक्रोम A3। साइटोक्रोम A3 फाइनली इलेक्ट्रॉन किसको देता है? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेकर किस में बदल जाता है? वाटर में। इलेक्ट्रॉन किधर से किधर को मूव करेगा? हाई प्रोटॉन ग्रेडियंट टू लो प्रोटॉन ग्रेडियंट। ये बातें जो हम आपको बोल रहे हैं, यदि ये बातें आपको याद रहें तो ETS में आपसे कहीं कोई ना कंफ्यूजन होगा ना कोई गलती होगी। अब हम आपको ETS के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में बताते हैं। व्हाट इज ETS? ETS is transfer of electron. ETS is transfer of electron through a series of arranged cytochromes. At last step of ETS, electrons are accepted by molecular oxygen to form water molecule. यही नहीं, ETS चलती कहां है? यूकैरियोट के केस में F1 पार्टिकल पे चलती है, प्रोकैरियोट के केस में मीजोसोम पे चलती है। The site of ETS at oxidative phosphorylation is F1 particles in case of eukaryote and it is mesosomes in case of prokaryote। एक टर्म लिखा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, इसका मतलब जान लीजिए। फॉर्मेशन ऑफ ATP in presence of oxygen is known as ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। अब हम आपको ETS के स्टेप्स के बारे में बताएंगे। ETS जैसा कि हमने बताया ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस कोएंजाइम से चलना है, और वह रिड्यूस कोएंजाइम जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस चलती है तब इलेक्ट्रॉन लेकर रिड्यूस होती है। NAD+ रेस्पिरेशन में इलेक्ट्रॉन लेकर NADH2 में कन्वर्ट हुआ और ऑक्सीडेशन होने पर यह इलेक्ट्रॉन को वापस कर देगी और इससे इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करता है उसका नाम FAD+ है। एक्सेप्ट करने के बाद FADH2 में कन्वर्ट हो जाता है।
यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर NADH2 से FADH2 को ETS में होगा और इस दौरान एक मॉलिक्यूल ATP भी बनती है। FADH2 के ऑक्सीडेशन से इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा और 2 प्रोटॉन भी निकलते हैं। यह निकला हुआ इलेक्ट्रॉन जिसके द्वारा एक्सेप्ट होता है वह साइटोक्रोम का एलिमेंट आयरन है। पहला साइटोक्रोम जो ETS में पार्टिसिपेट करता है उसका नाम है साइटोक्रोम बी। साइटोक्रोम बी से ऑक्सीडेशन होने पे इलेक्ट्रॉन जिस साइटोक्रोम को मिलता है उसका नाम है साइटोक्रोम C1। साइटोक्रोम C1। साइटोक्रोम बी से जब साइटोक्रोम सी के बीच इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो उस दौरान भी एक मॉलिक्यूल एटीपी बनती है। साइटोक्रोम C1 से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन के बाद जिस साइटोक्रोम को मिलता है उसका नाम है साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C1 और साइटोक्रोम C के बीच इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तो होता है लेकिन एटीपी नहीं बनती। साइटोक्रोम C के ऑक्सीडेशन से इलेक्ट्रॉन जिसको प्राप्त होता है उसका नाम है साइटोक्रोम A। साइटोक्रोम C और A के बीच भी जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है तब भी एटीपी का निर्माण नहीं होता। लास्ट स्टेप में साइटोक्रोम A इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देती है जिस साइटोक्रोम को वही अंतिम साइटोक्रोम होता है इलेक्ट्रॉन लेने वाला और उसका नाम साइटोक्रोम A3 है। साइटोक्रोम A3 इलेक्ट्रॉन लेकर ऑक्सीडेशन करने पर उसको मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर देता है और 2 प्रोटॉन की उपस्थिति में यही मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, H2O बना लेता है। जब साइटोक्रोम A और A3 के बीच इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो उस दौरान भी एक मॉलिक्यूल एटीपी बनता है। इस तरह से NADH2 से यदि ETS को ऑपरेट कराया जाए तो 1, 2 और 3 एटीपी बनते हैं। यदि FADH2 से प्रोसेस को चलाई जाए तो 1 और 1 2 एटीपी बनते हैं। यहां ध्यान देना है कि जब NADH2 से FADH2 के बीच इलेक्ट्रॉन आया तो एटीपी बना, लेकिन जब FADH2 से साइटोक्रोम B के पास गया तो एटीपी नहीं बना। इसी तरह से साइटोक्रोम C1 और C के बीच साइटोक्रोम C और A के बीच भी एटीपी नहीं बनती। इसका कारण समझना है। एटीपी बनने के लिए जो कॉन्सेप्ट है उसको देने वाले का नाम मिटचेल है। मिटचेल proposed chemi-osmotic theory to explain the formation of ATP. According to this theory, electrons always move from high proton gradient to low proton gradient during ETS. But whenever electrons move between high to low proton gradient and the difference is 0.3 electron volt or more, then ATP will couple with inorganic phosphate to form ATP. आप लोग बात को ऐसे समझिए, एटीपी बनने से संबंधित सिद्धांत को देने वाले साइंटिस्ट का नाम मिटचेल है। मिटचेल ने जो थ्योरी दी थी उसका नाम है केमी-ऑस्मोटिक थ्योरी। केमी-ऑस्मोटिक थ्योरी के अनुसार इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट सदैव हाई प्रोटॉन ग्रेडियंट टू लो, हाई टू लो, हाई टू लो होता है और जब कभी यह मूवमेंट होगा और उस दौरान इन दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे अधिक होगा तो एटीपी बन जाएगी। इसका अर्थ यह हुआ कि जब FADH2 से साइटोक्रोम B के बीच इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो प्रोटॉन ग्रेडियंट इतना ज्यादा नहीं था कि एटीपी बनाए। ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट प्रोटॉन ग्रेडियंट, ATP is not formed when electrons move in between FADH2 to cytochrome B। और इसी तरह आगे के स्टेप जहां नहीं हुआ वहां पे समझिए कि प्रोटॉन ग्रेडियंट तो है, इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर हुआ, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है वह एटीपी बना सके। जिन पॉइंट्स पे एटीपी बनती है उनको ETS का कपलिंग सेंटर्स कहते हैं। फॉर one NADH2 there are 3 coupling centers, for one FADH2 there are 2 coupling centers। ऐसे केमिकल भी पाए जाते हैं जो एटीपी को बनने से रोकते हैं ETS में, यानी एटीपी को IP से जोड़ने नहीं देंगे। उन केमिकल को जो यह कार्य से रोकते हैं अनकपलर कंपाउंड कहते हैं।
uncoupler compounds are those which inhibit formation of ATP in ETS. एक एग्जांपल लेके बताता हूं। एक अनकपलर कंपाउंड है, बड़ा पॉपुलर, जिसका नाम DNP है। इसका पूरा नाम डाई नाइट्रोफिनॉल है। डाई नाइट्रोफिनॉल इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को अलाउ करता है, लेकिन वह एटीपी नहीं बनने देता। इसी तरह से साइनाइड और एजाइड है, which inhibits transfer of electron between cytochrome A3 to molecular oxygen. साइटोक्रोम A3 अंतिम बार इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है। इस वजह से इस स्टेप को टर्मिनल ऑक्सीडेशन कहा जाता है। टर्मिनल ऑक्सीडेशन कराने वाले रिस्पॉन्सिबल एंजाइम का नाम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जिस साइंटिस्ट ने खोजा था उसका नाम मैकमन है, और इस कार्य के लिए मैकमन को नोबेल प्राइज भी दिया गया था। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एक ऐसा एंजाइम है जिसमें आयरन और कॉपर दोनों पाए जाते हैं। यही नहीं, जो साइटोक्रोम है, दीज आर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। इसमें से जो साइटोक्रोम सी है, इट इज मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। यही नहीं, इनके अलावा क्यूनोन्स आर आल्सो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर क्यूनोन्स होते हैं और साइटोक्रोम सी होता है। जबकि ये जो साइटोक्रोम है, ये स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्स होते हैं, फिक्स पॉइंट पे होते हैं, वो मोबाइल मोबिलिटी नहीं शो करते। यदि इन बातों को यदि आप ध्यान रखें तो ईटीएस से संबंधित किसी भी क्वेश्चन के लिए कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यदि कोई भी कंफ्यूजन होता है तो हमारी बताए हुए वीडियो लेक्चर में बात को दोबारा सुने, आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। हम फिर से दोहरा दे रहे हैं जल्दी। पहली बात, ईटीएस में इलेक्ट्रॉन का स्रोत ऑक्सीडेशन ऑफ कोएंजाइम्स NADH2 एंड FADH2 है, जो कि ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल में बना होता है। एक ग्लूकोज के लिए ईटीएस 12 टाइम्स चलती है। ईटीएस यूकैरियोट में F1 पार्टिकल पे चलती है और प्रोकैरियोट में मेसोसोम से चलती है। एक NADH2 के ऑक्सीडेशन होने पर 3 ATP का निर्माण ईटीएस से होता है। ATP का बनना ईटीएस में कहलाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। The point at which ATP is formed in ETS is called coupling sectors, and chemicals which inhibit the coupling of ATP with inorganic phosphate to form ATP are called uncoupler compounds. Example, dinitrophenol, which allow transfer of electron but inhibit ATP formation. Cyanide and azides inhibit transfer of electron between cytochrome A3 to molecular oxygen. Molecular oxygen is final electron acceptor in ETS, while NADH2 and FADH2 are source of electron in ETS. Electrons always move from high proton gradient to low proton gradient. इन बातों को आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लेंगे। यदि ये बातें आपके दिमाग में बैठ गई तो आपसे कभी भी कोई सवाल, कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं और गलत भी होने वाला नहीं, क्योंकि सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। The theory responsible for explanation of ATP is chemiosmotic theory. Chemiosmotic theory was proposed by Mitchell, और उनको इस थ्योरी को प्रपोज करने के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। According to this theory, electrons always move from high proton gradient to low proton gradient, और जब इनके बीच का डिफरेंस 0.3 इलेक्ट्रॉन 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, बनने का चांस एटीपी का है। The final acceptance of electron by molecular oxygen from cytochrome A3 is known as terminal oxidation because it terminates the mechanism of aerobic respiration. The enzyme responsible for terminal oxidation is cytochrome oxidase, which also contains iron as well as copper. Thank you. अब हम लोग एरोबिक मैकेनिज्म में एटीपी का कैलकुलेशन करेंगे, जिसको हम बैलेंस ऑफ एटीपी कहते हैं। एरोबिक मैकेनिज्म चलने पर इन ग्लाइकोलाइसिस सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरेशन होने से 2 एटीपी बना था। खुद ग्लाइकोलाइसिस बना था, जिस प्रोसेस से बना था उसका नाम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरेशन। फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस में 2NADH2 बनता है और इससे 6 ATP बन सकता है या फिर
4 एटीपी बन सकता है। कहां? ईटीएस में चांस है। अब हम टोटल यदि जोड़ दें ग्लाइकोलिसिस से कितना होना है, तो इनकी संख्या या तो 8 है और नहीं तो 10 एटीपी की है एक ग्लूकोज से। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप है जब पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है, तब भी 2 मॉलिक्यूल NADH2 बनते हैं और इससे 6 एटीपी बनती है। और फ्रॉम क्रेब्स साइकिल एक ग्लूकोज के लिए जब चलता है तो 6 NADH2 बनता था और 1 से 3 एटीपी बनेगी, यानी 18 एटीपी बनेगी। 2 FADH2 बनता था और 1 से 2 बनेंगे, यानी 4 एटीपी बनेगी। और 2 डायरेक्ट सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन से GTP बनती है, विच इज इक्विवेलेंट टू ATP। इस तरह से क्रेब्स साइकिल से 2, 4, 6 और 18, 24 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ग्रैंड टोटल हम करें तो 8 या 10 प्लस 6 प्लस 24, इस तरह से 38 और 40 एटीपी हुआ आंसर में। एक ग्लूकोज से कुल बनने वाली एटीपी एरोबिक मैकेनिज्म में आइदर 38 और 40। कब 38 और कब 40 ये तो हम आपको बताने वाले हैं। अब समझिए प्रॉब्लम यहां आ रही है कि 8 बने या 10 बने। बात को समझना, ये एक सेल है, ये सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है और ये साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस चली और यही NADH2 बना। NADH2 की मेम्ब्रेन के लिए NADH2 माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के लिए इम्परमेबल है, इसलिए इसको अपना इलेक्ट्रॉन बाहर डिस्चार्ज करके कैरियर के सहारे जाना होता है और उन्हीं को हम शटल्स कहते हैं। और शटल की संख्या 2 है। एक का नाम है मैलेट एस्पर्टेट शटल। शटल क्या है? कैरियर है जो इलेक्ट्रॉन को बैरियर को पार कराते हैं। दूसरे शटल का नाम है ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल। जब साइटोप्लाज्म के इलेक्ट्रॉन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ईटीएस में जाने के लिए मैलेट एस्पर्टेट शटल यूज करता है, तब 3 एटीपी का निर्माण होता है एक NADH2 से और इस तरह से 6 एटीपी बनेगी। लेकिन जब कभी ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल का यूज करता है सिस्टम, तो उस समय मात्र 4 इलेक्ट्रॉन एटीपी बनते हैं, 1 से 2 और 2 से 4। अब इस बात को हम समझ गए कि शटल के डिफरेंस की वजह से टोटल प्रोडक्शन ऑफ एटीपी फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन एरोबिक रेस्पिरेशन डिफर करेगा, आइदर 38 और 40। अब हम कैसे जाने कि एग्जाम में एक ग्लूकोज से कुल कितने एटीपी बनेंगे, आंसर कैसे देंगे, इसको समझिए। यदि क्वेश्चन हो कि हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल विल प्रोड्यूस फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल आफ्टर एरोबिक रेस्पिरेशन, तो आपका आंसर 38 होगा। क्योंकि इस क्वेश्चन को पढ़ने से नहीं पता चलता कि यह किस सेल में चला, किस ऑर्गेनिज्म में चला, क्योंकि ये प्रॉब्लम उस समय आएगी जिस समय माइटोकॉन्ड्रिया होगा। माइटोकॉन्ड्रिया होने का मतलब यूकैरियोट होगा। यदि आप क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन से पता चलता है कि यह प्रोकैरियोट के लिए क्वेश्चन है, तो एक ग्लूकोज से 100% 40 एटीपी बनेगी। यदि क्वेश्चन पढ़ के पता चलता है कि यूकैरियोट है और उसमें मैलेट एस्पर्टेट शटल यूज किया है, तब भी 40 एटीपी बनेगी। लेकिन यूकैरियोट होने के बावजूद भी यदि उसने ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल यूज किया है तो 38 बनेगी। और इस तरह से नेट गेन अकॉर्डिंगली चेंज होगा। 2 मॉलिक्यूल ग्लाइकोलिसिस में कंज्यूम हो जाते हैं। जब कंज्यूम हो जाएंगे तो नेट गेन में 2 घट जाएगा, यानी 38 की जगह पे 36 और 40 की जगह पे 38। अब आया एग्जाम में कि व्हाट विल बी द नेट गेन ऑफ एटीपी फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल आफ्टर एरोबिक रेस्पिरेशन, और कोई भी पता नहीं चलता कि प्रोकैरियोट की बात हो रही कि यूकैरियोट की, तो आप सेफेस्ट है
कि 36 पे आंसर लगा, क्योंकि इसका बनना पक्का है, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट। इसी तरह से टोटल प्रोडक्शन के लिए जब कुछ पता न चले कि किससे बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, तो आपका आंसर 38 है। हम बैलेंस ऑफ CO2 भी बताते हैं। CO2 एक ग्लूकोज से 6 निकलती है और 3 बार में निकलती है, 3 पॉइंट्स पे निकलती है। पहली बार जहां से निकलती है उसका नाम है ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड का कन्वर्जन जब अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में होता है, यहां एक CO2 निकलती है। जब अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड सक्सिनिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होती है तब एक CO2 निकलती है, और एक CO2 तब निकलती है जब पायरुविक एसिड का कन्वर्जन एसिटिल कोएंजाइम ए में होता है, तब एक CO2 निकलती है। यानी 1, 2 और 3, और ये तीनों स्टेप 2 बार चलते हैं तो 6 CO2 निकलती है। वाटर का बैलेंस समझ लीजिए, ग्लाइकोलिसिस में 2 वाटर मॉलिक्यूल बनता है, ETS में 12 बनते हैं, दोनों मिलकर 14 हो गए, और 8 ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एरोबिक मैकेनिज्म खर्च होते हैं। अनबैलेंस्ड वाटर मॉलिक्यूल इज ओनली 6:2। इस तरह से एरोबिक मैकेनिज्म कंप्लीट हुआ। यहाँ ये भी याद रखना है कि एरोबिक मैकेनिज्म की इफिशियंसी ओनली 40% होती है। इफिशियंसी का मतलब है कि किलो कैलोरी में जो एटीपी में कन्वर्जन हुआ वह 302 के 304 के आसपास होता है, जबकि कुल कैलोरी वैल्यू 686 होती है। जो कैलोरी एटीपी में कन्वर्ट हुई वह टोटल का अप्रोक्सीमेटली 40% होती है। दैट्स व्हाई एफिशिएंसी ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इज ओनली 40%। हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से आपको एनारोबिक के बारे में बताएंगे। थैंक यू सो मच।